हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो उम्मीद है कि आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें हमने गोल्जी बॉडीज किया है, माइटोकॉन्ड्रिया किया है, और उसी सीरीज को बढ़ाते हुए ये अगला लेक्चर मैं ला रहा हूँ। तो ये आप जैसे सेल का ऑर्गन पढ़ रहे हैं, नाम क्या लिखा हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। कई बुक्स में ईआर है, कई टीचर्स इसको ईआर भी बोलते हैं। अगर आप इसका लोकेशन देखो सेल के अंदर, तो ये जो आप पहला ये डायग्राम देख रहे हो जहाँ पर पे नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये आपका सेल होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो इससे अटैच जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रक्चर है, ये आपके क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ये डॉट डॉट बना हुआ है, ये अलग टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और ये जो बिना डॉट डॉट का बिल्कुल अलग सा दिख रहा होगा आपको, ये भी क्या है, ईआर है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये जो है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई रिपीट, क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आप इधर देख रहे हो ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो एग्जाम में आपको यही पूछ लेते हैं। ठीक है, इसी को अगर आप डायग्राम को इस वाले डायग्राम में देखें, ये वाले डायग्राम पे, तो ये दोबारा से आपका न्यूक्लियस है। ये आपका डॉट डॉट जो देख रहे हो, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो डॉट डॉट्स बने हुए ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स देखो, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, तो यानी कि जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके क्या अटैच हो जाएं, राइबोसोम्स अटैच हो जाएं, तो वो कहलाएंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रफ और स्मूथ में क्या फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, कुछ कैरेक्टर्स देखें जो लिखे हुए हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स, जो मैंने अभी आपको ओरली बताया था, ओरली एम्बेडेड विद इट्स स्ट्रक्चर गिवन अ रफ स्ट्रक्चर। और स्मूथ के साथ कोई भी आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच नहीं होते हैं। देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, RER का मतलब क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब क्या होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कंफ्यूज नहीं होना, बार बार मैं इतने वर्ड लंबे नहीं बोलूंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है RER के लिए, इट सिंथेसाइज एंड सेक्रीट्स प्रोटीन। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिल गया कि रफ RER और SER में कौन प्रोटीन बनाता है। तो आपका आंसर होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और सेक्रेट करता है। और कहाँ करता है, देखो, in liver, hormones and other substance in the glands. Then ये स्मूथ ER यानी कि SER, इट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। एक तो ये बनाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन चीफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यानी कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका 3 जगह यूज हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में हो रहा है, चीफ लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन्स में हो रहा है, और तीसरा यूज कहाँ हो रहा है, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए, क्योंकि ये 2 पार्ट से मिलकर बनाता है, कैटा और एना। ये आपके जो खाना आप खाते हो वो जो टूटता है उससे रिलेटेड आपका ये कॉन्सेप्ट है। देन SER यानी कि स्मूथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स। ठीक है, सच एज ऊपर लिखा चुका था मैं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल एग्जाम में है, कहाँ बनता है आपके, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, देन SER प्रोडक्शन सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो भी कहाँ बनते हैं आपके, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, देन कुछ और देखें, SER यानी कि स्मूथ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, स्मूथ में होता है। देन स्मूथ में और क्या होता है, इट स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाए कि जो आपके कैल्शियम आयन्स होते हैं वो सेल का कौन सा पार्ट स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो आपका आंसर होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एमसीक्यू में। और कैल्शियम आयन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है। देन रफ, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके लिए काम आता है। ठीक है, तो ये एक था आपका हमारा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट। चलिए अगला सेल ऑर्गन हम लेते हैं, और अगला सेल ऑर्गन जैसे आपको दिख रहा है हेडिंग, राइबोसोम्स। ठीक है, ये वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा बुक्स में या 10th क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई राइबोसोम्स जो हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट्स कि राइबोसोम की खोज जो है, जो डिस्कवर है वो किसने किया था, एक पैलाडे
पेलाडे नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने राइबोसोम्स को सर्च किया था और ये जो सर्च थी वो 1955 में की गई थी, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि पेलाडे ने क्या चीज़ खोजी थी या राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था, तो पेलाडे ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये बने किसके होते हैं। तो देखो राइबोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है आपका आरएनए, जो आपने पढ़ा ही होगा, कई बार सुना होगा ये नाम, और इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है यानी कि आरएनए प्लस आपका इसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इन दो से मिलकर जो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, वो क्या है आपका राइबोसोम से, ठीक है। अच्छा, और इसी रीजन से कई बार राइबोसोम को कई बुक्स में एक अल्टरनेटिव नेम भी दे रखा है, और वो अल्टरनेटिव नेम है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका एक अल्टरनेटिव नेम क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, कई बुक्स में लिखा हुआ है राइबो न्यूक्लिक यो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। तो न्यूक्लियो याद रखना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ये किसका अल्टरनेटिव नेम है, राइबोसोम का नेम है, ठीक है। अच्छा, फिर जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक आपका होता है 70S राइबोसोम, ठीक है, और एक आपका होता है 80S राइबोसोम। याद रहना चाहिए आप लोग को, एक हो गया आपका 70S राइबोसोम, एक हो गया 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है यानी कि ये वाला आपका, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है, प्रो कैरियोटिक सेल, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और जो ये 80S राइबोसोम होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, यू कैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में भी दोनों में होगा आपका, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो चाहे वो आपका एनिमल सेल हो, दोनों में आपको क्या मिलेगा, 80S राइबोसोम आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अगर एग्जामिनर थोड़ा सा और डिटेल में जाए, हो सकता है भाई एग्जामिनर थोड़ा सा और आपसे इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछ ले, तो उसमें ये जो 70S राइबोसोम होता है, ये इसमें जो राइबोसोम होते हैं इसमें दो यूनिट होती है। एक होती है लार्ज यूनिट, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, और एक होती है आपकी स्मॉल, ठीक है। दो लार्ज होती है 70S राइबोसोम की, ये बनी होती है 50S, और फिर जो स्मॉल होती है वो होती है 30S। अब देखो यहाँ पर इनको अगर आप जोड़ोगे तो 60, 70, 80 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगेगा, इनका जो लैब में जब ये निकालते हैं तो इनका कुछ अलग किस्म का इनकी कैलकुलेशन चलती है, तो उसके हिसाब से ये 50S प्लस 30S का। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके एग्जाम में ऐसे एग्जामर पूछ लेता है कि जो आपका 70S राइबोसोम है, आपने पढ़ा भाई किसमें मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, उसकी स्मॉल यूनिट यानी कि ये वाली जो स्मॉल यूनिट है उसका वैल्यू क्या है, तो आप टिक करेंगे 30S। तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, 50S प्लस 30S जो आपका 70S बन रहा है वो किसमें, प्रोक में। यही अगर आप देखें यूकैरियोटिक सेल में 80S है, और जो लार्ज यूनिट होती है, ठीक है, वो 60S होती है, और जो आपकी स्मॉल यूनिट होती है वो आपकी 40S होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो द राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट नोन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक विदाउट मेम्ब्रेन, इसके चारों यानी कि कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको राइबोसोम जब भी ऐसे दिखेंगे तो इनके चारों जो ये मेम्ब्रेन होता है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वापस आते हैं इसमें, विदाउट मेम्ब्रेन राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, जो मैंने अभी आपको शुरू बताया था, अटैच आइदर ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि एक जो आपका ये सेल है, सेल के बीच में आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपका क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो आपके राइबोसोम्स हैं वो या तो ये जो पूरा है ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म में लिक्विड बताया था मैंने आपको, या तो यहाँ पर ये ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे फ्रीली फॉर्म में, या इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टिक हो जाएंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो राइबोसोम सेल के अंदर दो जगह मिलेंगे, या तो साइटोप्लाज्म में यानी कि ये जो फैला हुआ लिक्विड है इसमें ऐसे मिल जाएंगे आपको, और या ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो उससे क्या होगा, चिपका होगा, ठीक है। देन इसका जो मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का, वो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस। आपके बॉडी में ढेर सारे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, वो फिर वो कौन बनाता है, यही राइबोसोम्स उनको बनाते हैं।
फिर जैसे मैंने आपको बताया 70S होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, 80S होता है और ये किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ठीक है, अब अगर इसके कुछ मेजर फंक्शंस की बात करें तो कुछ मेजर फंक्शंस को पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके मेजर फंक्शंस क्या है, एग्जाम पूछ देता है। तो सबसे पहला, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, ध्यान रहेगा। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि सेल के किस पार्ट को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, तो आप टिक करके आएंगे राइबोसोम्स ऑफ द सेल और वर्क ब्रांच ऑफ प्रोटीन। फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज स्ट्रक्चर प्रोटीन्स एंड बाउंडेड राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये था इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन इतना इन डेप्थ जाके नहीं पूछेगा, बस आपने ध्यान रखना है प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, फिर दोबारा, राइबोसोम्स आर वेरी इसेंशियल, किसके लिए भाई, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यानी कि अगर राइबोसोम्स नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस आपके बॉडी में नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देन देखो एक और इंपॉर्टेंट, अगर आप ये राइबोसोम मैंने बताया कि प्लांट में भी मिलता है, अगर प्लांट सेल में है तो किस में मदद कर रहा है आपका, प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ी मदद कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूली फाउंड पॉलीपेप्टाइड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय साइटोप्लाज्म। खैर इसको छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, पर आपने जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला हम सेल ऑर्गन लेते हैं। अगला सेल ऑर्गन देखिए क्या है, सेंट्रोसोम। ठीक है भाई, ये हमारा अगला सेल ऑर्गन है सेंट्रोसोम। ठीक, तो ये सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको लगे जैसे बांस की तीलियां हैं या माचिस की तीलियां, उनको एक साथ मिला के रखा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। मेनली हमें समझना है कि सेंट्रोसोम जो है उसका सेल के अंदर इस्तेमाल का होता है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन। ठीक है, जब भी आपका सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये जो आपके ये सेंट्रोसोम होते हैं जो आप ये देख रहे हैं, ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं स्पिंडल। ठीक है, देखो रट्टा मारना है, आपने जो नॉन साइंस वाले हैं रट्टा मार लो बस, कि सेल की सेंट्रोसोम का मेन क्या कहते हैं फंक्शन कहाँ हो रहा है, जब सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन के समय 2 सेल के अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, उसमें ये स्पिंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बस आपने इससे आगे मत जाना, क्योंकि इससे आगे आप जाओगे तो फिर वो जब डायग्राम में आप जाते हो तो उसमें ऐसा सेल दिखाता है, फिर उसके बाद एक सेल ऐसे बन रहा है, एक सेल ऐसे बन रहा है, उसमें ऐसे करके आपको कुछ डायग्राम से दिखा देगा, और इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स के पिलर्स बने होंगे। इतना नहीं जाना दिमाग। आपके एग्जाम में आता है कि सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेल ऑर्गन है जो मदद करता है, तो आप टिक करेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, चलिए एक और सेल ऑर्गन ले लेते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, ये भाई लाइसोसोम, देखो आप देखो अभी इसमें जो हमने पढ़ लिया, ये आपके क्या है, ये सब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो भाई इसी में आपको इसी साइटोप्लाज्म में एक और दिखेगा लाइसोसोम। ठीक, तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइसोसोम जो है वो किन किन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो आपका क्या कहते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। पेनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया जिसको आप लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं, फिर आपका ब्रेन हो गया यानी कि मस्तिष्क हो गया, और थायराइड हो गया, ये जो गले में आपकी ग्लैंड होती है थायराइड, इन के सेलों के अंदर लाइसोसोम्स बड़े बहुत ही मतलब अच्छी जो इनकी पॉपुलेशन है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम, इनमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स में कभी शायद आपसे नाम पूछिए तो मैं डिटेल कर देता हूँ। जैसे पहला एंजाइम है प्रोटीएज। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा पीछे बैक करके इसको सुन सकते हैं। प्रोटीएज हो गया, राइबो न्यूक्लियस हो गया, एज जहाँ लास्ट में लगा तो वो क्या है, एंजाइम है। तो प्रोटीएज पहला हो गया, राइबो न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस हो गया, और फॉस्फेटेज हो गया। ये सारे एंजाइम्स जो है लाइसोसोम्स के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, एक जो आप पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, वो कहते हैं कि भाई लाइसोसोम का एक अल्टरनेटिव नेम बताओ, तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, सुसाइडल बैग्स। अब इसके पीछे कहानी क्या है, आपको देखो इमेजिन क्या करना है, ये आपका सेल है। ठीक है, ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है। जब भी सेल के अंदर कोई आपका फॉरेन पार्टिकल क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो जैसे ही ये आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं वायरस या बैक्टीरिया,
लाइसोसोम का ये काम होता है कि इनके अंदर जो ये ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो कि बड़े एसिडिक हैं एंजाइम्स हैं, ये वायरस को, जैसे ये वायरस अंदर आ गया, इस वायरस को चारों ओर से घेर लेते हैं, या बैक्टीरिया को चारों ओर से लाइसोसोम्स घेर लेते हैं और अपना सारा एंजाइम जो है उसके ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है, उससे उसकी तुरंत उस वायरस की या बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि सेल का ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके सेल को बीमार न कर पाए। लेकिन जो ये नाम पड़ा सुसाइडल बैग, वो इसलिए होता है कि कई बार ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये खुद ही अपने सेल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, सुसाइडल बैग। ठीक है, याद रखा मेरे ख्याल से आप लोगों को। फिर जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और थर्ड होता है रेसिडुअल बॉडीज, रेसिडुअल बॉडीज, और फोर्थ होता है ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक, तो ये हो गया इसके क्या टाइप्स हो गए। और अगर इसकी कुछ और फंक्शन की बात करें तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा, ये मैं फंक्शन बता रहा हूँ आपको, जितने भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं उनका ये डाइजेशन कर देता है। इसी के साथ इंट्रा सेलुलर पार्टिकल जो सेल के अंदर आ जाते हैं उनका भी क्या करता है, ये डाइजेशन कर देता है। ठीक है, ऑटोलाइसिस होता है, यानी खुद ही कई बार फट के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पहला फंक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको ध्यान रखना, लाइसोसोम का फंक्शन ट्रिगर द सेल डिवीजन, यानी कि जो आपका सेल डिवीजन है उसको स्टार्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाले लेक्चर में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा और जो सेल पार्ट्स रह गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है।